बहुत साल पहले, ये तो पता नहीं मजाक की बात है मुझे नहीं याद, लेकिन मैं छोटा था ज़रा, वो कहते हैं कि इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजी मार्स के ऊपर और फिर इंडियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि हमने मार्स में लाइफ पकड़ ली और वहाँ पे उन्होंने मछलियों की तस्वीरें दी। बाद में पता चला उनकी सैटेलाइट जो थी अटलांटिक ओशन में गिरी हुई थी, तो वहाँ से वो तस्वीरें भेज रही थी। तो अब कल इनकी पूरी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन उड़ गई, 16 सैटेलाइट्स एक साथ गर्क हो गई। ये क्या हुआ है? आप लोगों ने नहीं पंगा किया? कोई मुझे बता दें आप। नहीं, आपके पास मेरे ज्यादा खबरें होती हैं। और नहीं, ये आई थिंक उनका, मैं तो बता रहा हूँ, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर बजट है हर साल और रेवेन्यू है आईटी सेक्टर का। दुनिया में तकरीबन 55% जो प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग होती है वो इंडिया के पास है। तो ऐसे मुल्क को आप अंडर एस्टिमेट तो ना किया करें मुझे साहब। ये मैं अंडर एस्टिमेट करूँगा, उसकी वजह ये खालिद साहब, लोगों को एक बात का एहसास नहीं, ऑन सीरियस नोट, कि कहने को जिनकी बैकबोन आईटी है, जहाँ पे बेंगलोर जो है वो अगर सिलिकॉन वैली है या पार्ट 2 सिलिकॉन वैली है, तो मैंने आज तक एक भी ऐप नहीं देखी है जो इंडियन ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हो या चल रही हो दुनिया में, जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, आई मीन व्हाट्सएप है, जो मर्जी आप ले लें। सो दे आर गुड एट आउटसोर्सिंग एंड प्रोवाइडिंग चीप लेबर टू डू जॉब्स फॉर मेनी वेस्टर्न कंपनीज। दे आर नॉट इनोवेटर्स देमसेल्व्स। पहले दो चीज़ों में फ़र्क कर लें। अब ये इन्होंने पहला एक सिस्टम बना रहे थे जो जीपीएस का ऑल्टरनेट सिस्टम इन्होंने बनाया कि हम चाइनीज़ बेदू जो है उसको हम compete करेंगे जाके। तो यहाँ पे तो जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि समथिंग कैन गो रॉन्ग, एक दो हो, 3 हो, 4 हो, 16 सैटेलाइट्स एक साथ बढ़ गई। आई मीन ये तो कुछ सैबोटाज लग रहा है, इंटरनल सैबोटाज लग रहा है मुझे तो। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एग्री करूंगा कि इनोवेशन एक और चीज़ होती है, क्रिएटिविटी एक और चीज़ होती है, और जाहिर है वर्क फोर्स एक एक्सटेंडेड पहुंचाना या मुहैया करना किसी और मुल्क को और चीज़ होती है। और आपने जंग में देख लिया था मई 2025 के अंदर, खासतौर पर अप्रैल के आखिरी 2 दिनों में पाक फिजाइया ने क्या किया था, और उसके बाद जो 5 और 6 को क्या किया था। और ये वही मुल्क है जो इतना बड़ा आईटी में अपना नाम रखता तो है। हमने उनके नेटवर्क जैम उस वक्त भी कर दिए थे, लेकिन वो वॉर थी, उसके अंदर हमने इंटरनेट उनके डाउन कर दिए थे, वेबसाइट्स हैक कर ली थी डिफेंस की, हमने ट्रेन नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया था, ग्रिड स्टेशन की बिजली चली गई थी, और बहुत सारी सेंसिटिव वेबसाइट से डाटा हैक करके डिलीट कर दिया था। और सो मच सो कि फिर हॉस्पिटल्स में भी बिजली चली गई थी, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, इंसानी बुनियाद पर बिजली रिस्टोर की गई थी, बिकॉज उनकी मशीनें रुक गई थी और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जवाब दे गए थे। तो हमने तो वो किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वो लोगों ने किया हुआ है जिनको कोई आईटी में उस तरह कोई नहीं हमारी प्लेसिंग दुनिया में समझता कोई। लेकिन वो आपने कहा ना, क्रिएटिविटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द लीडरशिप, जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जिस तरह किया हुआ था। और मोशे भाई, मैं आपको यकीन करें, मैं पहले विजिट करके आया हुआ था इस साइबर कमांड को जंग से पहले, तो मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाता था कि ये जो नौजवान 20-25 साल के, 28 साल से उम्र शायद ज़्यादा किसी की थी नहीं, ये जो बैठे हुए कर रहे हैं, ये इतना कुछ कर गुजरेंगे कि शायद बहुत सारे फाइटर जहाज़ों की रिप्लेसमेंट के तौर पे कर देंगे। एक एलिमेंट ऑफ पैनिक ज़ाहिर है मैंने देखी जंग के दौरान। उससे पहले मैं समझता था कि ये थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन करेंगे। जितनी पैनिक हमने 4 राफेल जो टेक ऑफ किए थे उनके अंबाला बेस से रात को, वो हमने कंप्लीट उनको जैम कर दिया था, उनकी नेटवर्किंग बंद कर दी थी, उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, डिसओरिएंटेशन इस हद तक हो गई थी कि 2 जहाज़ों को श्रीनगर इमरजेंसी लैंड करना पड़ा था। तो ये हमारी थी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस थी जिन्होंने ये किया था, और पर्टिकुलरली हमारी साइबर कमांड के उन नौजवानों ने किया था। और बात आपकी मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि इनोवेशन, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हमारी यहाँ इनोवेशन थी, हमारी लीडरशिप की डिमांड थी कि हमने आने वाली जंगों में पुराना स्टिक थ्रॉटल और डॉग फाइट और गन शॉट्स और बुलेट मार के जंग नहीं लड़नी। अब ये ऑल टुगेदर डायमेंशन बदल गया, और आपने देखा ड्रोन्स ने जिस तरह इस्तेमाल, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले, जिस तरीके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हुआ, तो आई थिंक आने वाली जंगें तो कंट्रोल ही वो करेगा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो मास्टर कर सकेगा। आई थिंक जंग का पल्ला उसी में भारी नहीं होगा, उसके हाथ चला। फारूक पताफी, ये जो जंग हो रही है मशरिक़ वस्ता में, क्या ये जल्दी ख़त्म होने का कोई इम्कान है? मुझे आधा सवाल समझ आया, लेकिन पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो ये हो रही है सैटेलाइट्स की बात की, उसके बारे में बात जरूर जरूर जरूर। जी, नाविक नाम का ये उनका सिस्टम है जो उन्होंने देसी वो बनाया था, जीपीएस सिस्टम। अब देखें ना, जिस सैटेलाइट का नाम इतना सकील होगा वो खुद ही क्रैश कर जाएगा।
जी सर जी, उसमें से पहले भी जो है ना 11 में से सिर्फ टोटल 3 ही चल रहे थे और अब वो खराब हो गए हैं, तो आप देख लेंगे। उसको भी अपना, अगर उसके सर पे नारियल फोड़ा होगा, नीचे नींबू किया होगा, मिर्चें दी होंगी तो नहीं दी होगी, जैसे राफेल की मत मार दी थी, तो सैटेलाइट की भी मत वजनी है ना वो तो। जी वैसे भी आपकी एक और बात बड़ी एस्ट्यूट थी जब आपने कहा ना कि इंडिया जो है वो ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर में है या फिर आउटसोर्सिंग में है। अगर आज के दिन बैंकिंग सिस्टम दुनिया का कोबॉल नाम के पुरानी एक्सटिंक्ट लैंग्वेज को ख़त्म कर दे, तो मेरे ख्याल में 90% इंडिया की तो सारी की सारी दुकानें ही ठप हो जाएंगी। लेकिन इंडिया के पास 2-3 चीज़ें हैं सर। एक तो उसका डिप्लोमेटिक क्लाउट है और दूसरा उसका इकनॉमिक क्लाउट है। और उसको मैं जोड़ूंगा आपके सवाल से जो आपने अभी किया मशरिक़ वुस्ता का, ख़ासतौर पे ईरान का। और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि ये इत्तेफाक नहीं है। जब फर्दों के ऊपर अटैक हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसके बाद उन्होंने तकरीबन गालियां दे के इसको नेतन्याहू को वापस बुला लिया था और कहा था कि जंग ख़त्म करो। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि वो इंतज़ार में रहे, पैसा नहीं था इसराइल के पास, और उसके बाद मोदी जी जाते हैं और वहाँ जाके 18 कॉन्ट्रैक्ट्स करके आ जाते हैं। उसके 40 घंटे के अंदर इसराइल ने हमला कर दिया। अगर आप इसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि गेम क्या खेली जा रही है। इसराइल को क्या शौक है, इसराइल ने अपने साथ अमेरिका को क्यों मिलाया? इसलिए कि अगर अमेरिका आता है साथ तो उसके बाद अमेरिका की बेसिस के ऊपर हमला होगा, और अगर हमला होता है तो इंडियंस को क्या शौक चढ़ा हुआ है, उनको पता है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, इवेंचुअली वो एक्टिवेट हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और दरमियान में बलूचिस्तान और बाकी इलाकों को वो जो है ना उसके अंदर इंसर्जेंसी को मज़ीद बढ़ावा देके पाकिस्तान और ईरान दोनों का खात्मा कर देंगे। इंडिया और इसराइल ये इस्लामोफोबिक एक अलायंस है, एक्सेस है, जो कि हर मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने ईरानी दोस्तों को भी समझाया जाए कि ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर ना अटैक करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो इवेंचुअली आप वो आप एक बात कर रहे हैं, एक मिनट, जो फॉरेन ऑफिस का एम्बेट है, मैं उसे पढ़ना ही नहीं चाहता, ना मेरा, ना आपका, ना रज़ा साहब का, ना खालिद साहब का। हमारा काम, हम ये नहीं फॉरेन ऑफिस को बताएं कि क्या करें, हम तो एनालिसिस दे सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ एंड यू नो व्हाट वी थिंक। जैसे अभी रज़ा साहब ने कहा ना कि मैं दोस्त नहीं उसका, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसको चुल क्या हुई है एकदम से, तो वो हम चुल के मुतल्लिक अब डिस्क्राइब कर रहे थे। जी मैं कॉन्टेक्स्ट बांध रहा था पहले, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट बांधेंगे, इतनी लंबी से तरावियां होती हैं, शो नहीं होता हमारा सर, आप अपना छोटा छोटा करें, बर्दाश्त कर ले सर, आप बर्दाश्त कर ले जी। अच्छा, उसका कॉन्टेक्स्ट तो मैंने हाजिर कर दिया, लेकिन अब ये है कि अगर आप अभी भी देखें कि आप नए हॉर्मोज के ऊपर ख़ासतौर पे वो जो खर्ग नाम का एक टापू है, एक जजीरा है, उस पर अमेरिका ने हमला किया है। उसकी वजह से अब लग रहा है कि कोई ना कोई अटैक ज़रूर होगा